आपने भी ये जरूर सुना होगा कि शेयर मार्केट तो सट्टा बाजार है, एक जुआ है। हाँ, ये तो बहुत आम धारणा है। और कभी-कभी देखकर लगता भी है कि बात सही है। पैसा लगाते हैं, दिल धड़कता है, या तो जैकपॉट लगता है या फिर सब स्वाहा। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सच में एक ही बात है? इन्वेस्टोपीडिया का एक लेख कहता है कि नहीं, दोनों में एक जमीन आसमान का फर्क है। जुए में लंबे समय में आपकी हार लगभग तय होती है, लेकिन सही निवेश में एक उम्मीद की जा सकती है, पॉजिटिव रिटर्न की। और ये उम्मीद आती कहाँ से है? ये आती है एक मजबूत सिस्टम से। सिस्टम से? हाँ, जुए में आप बस पासा फेंकते हैं, लेकिन निवेश में आप एक सोची समझी रणनीति पर चलते हैं। और आज हम एक ऐसी ही वर्ल्ड फेमस निवेश प्रणाली की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसे बनाया था विलियम जे ओ'नील ने। बिल्कुल, ये वो सिस्टम है जो अंदाजे को विश्लेषण से बदल देता है। विलियम जे ओ'नील मतलब वो नाम जिसने सिर्फ 25 सालों में अपने इन्वेस्टमेंट पर 5000% का रिटर्न कमाया था। अविश्वसनीय है। और फिर हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स जैसी किताब लिखकर अपने सारे राज दुनिया को बता दिए। तो इस सिस्टम को समझने के लिए हम YouTube चैनल बुक सम की एक कहानी का सहारा लेंगे। अच्छा। ये कहानी है अर्जुन की, एक आम लड़के की जो बाजार में आता है, ठोकरें खाता है और फिर इस सिस्टम को सीखकर एक कामयाब निवेशक बनने का सफर तय करता है। चलिए, तो फिर अर्जुन के साथ साथ हम भी इस सफर पर चलते हैं और इस सिस्टम की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। तो ओ'नील की इस प्रणाली का नाम है CANSLIM। CANSLIM। 7 अक्षर। 7 अक्षर, और हर अक्षर एक असाधारण स्टॉक की पहचान है। तो कहानी में अर्जुन सबसे पहले C से टकराता है। C यानी करंट क्वार्टरली अर्निंग्स। नियम कहता है कि मौजूदा तिमाही में कंपनी की प्रति शेयर आय यानी EPS में कम से कम 25% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन ये 25% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी कहता है। अच्छा, ये बताता है कि कंपनी ने बाजार को चौंका दिया है। बड़े बड़े एनालिस्ट जो दिन रात कंपनियों को ट्रैक करते हैं, वो भी इस ग्रोथ का अंदाजा नहीं लगा पाए। मतलब उम्मीद से कई ज्यादा। हाँ, और जब कोई कंपनी उम्मीदों से इतना बेहतर करती है तो बड़े निवेशक, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो उसकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। यही वो चिंगारी है जो एक बड़े मूव की शुरुआत करती है। अच्छा, तो ये सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि सरप्राइज मुनाफा है। अब आता है एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ, यानी सालाना कमाई में बढ़ोतरी। हाँ, यहाँ नियम है कि पिछले 3 सालों में हर साल 25% की ग्रोथ हो। साथ में एक और शर्त है, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 17% से ज्यादा होना चाहिए। अब ये ROE क्या बला है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, ROE को हम एक तरह से कंपनी का रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं। रिपोर्ट का? हाँ, अगर आपने कंपनी को 100 रुपए दिए तो वो उस 100 रुपए से एक साल में कितने रुपए कमा कर दिखा रही है। 17% का मतलब है कि वो आपके दिए हर 100 रुपए पर 17 रुपए कमा रही है, जो कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। बहुत शानदार। ये दिखाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना काबिल है और वो शेयर धारकों के पैसे का कितनी समझदारी से इस्तेमाल कर रहा है। समझ गया। तो C और A से अर्जुन ने ऐसी कंपनियों की लिस्ट बना ली जिनका रिपोर्ट कार्ड शानदार था, लेकिन फिर वो N पर आके फंस गया। N मतलब? N का मतलब है न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, मैनेजमेंट या कोई नई खबर। उसे कैसे पता चलता कि कौन सा नया प्रोडक्ट सच में गेम चेंजर है और कौन सा सिर्फ मार्केटिंग का दिखावा? बहुत अच्छा सवाल है। यही तो असली रिसर्च का काम है। ओ'नील कहते थे कि आपको उन कंपनियों को ढूंढना है जो अपनी इंडस्ट्री में क्रांति ला रही हैं। जैसे एप्पल ने जब आईफोन लॉन्च किया या नेटफ्लिक्स ने जब स्ट्रीमिंग शुरू की। ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था, ये पूरी इंडस्ट्री को बदलने वाली एक घटना थी। सही बात है। इसके लिए आपको कंपनी की खबरों पर, मैनेजमेंट की बातचीत पर मतलब गहरी नजर रखनी होती है। ठीक है। इसके बाद आता है S, सप्लाई एंड डिमांड, आपूर्ति और मांग। ये तो इकोनॉमिक्स का बेसिक नियम है, लेकिन स्टॉक्स में ये कैसे काम करता है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी कंपनियों को ढूंढना है जिनके मालिक अपने शेयर बेचना ही नहीं चाहते? बिल्कुल, यही मतलब है। सोचिए, अगर किसी कंपनी के फाउंडर्स, मैनेजमेंट और बड़े निवेशक अपने शेयर कस के पकड़े हुए हैं, तो बाजार में खरीदने के लिए शेयर कम बचते हैं। अच्छा। इन्हें टाइट होल्डिंग वाले स्टॉक कहते हैं।
अब जैसे ही उस कंपनी से जुड़ी कोई अच्छी खबर आती है और छोटे निवेशक उसे खरीदना चाहते हैं, तो कम सप्लाई और ज्यादा डिमांड की वजह से कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। एकदम। ओनील इसी विस्फोटक स्थिति की तलाश में रहते थे। वो ट्रेडिंग वॉल्यूम को बहुत ध्यान से देखते थे। वॉल्यूम को? हाँ, जब कीमत बढ़ रही हो और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, तो ये असली डिमांड का पक्का संकेत है। यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एल यानी लीडर या लैगार्ड। हमें इंडस्ट्री के लीडर को चुनना है, पिछड़े हुए घोड़े पे दाव नहीं लगाना। पर लीडर की पहचान कैसे हो? जो कंपनी साइज में सबसे बड़ी है, क्या वही लीडर है? जरूरी नहीं। लीडर वो है जो कीमत के मामले में सबसे मजबूत प्रदर्शन कर रहा हो। कीमत के मामले में? हाँ, इसे नापने का एक बेहतरीन पैमाना है रिलेटिव स्ट्रेंथ या RS रेटिंग। बाजार के विशेषज्ञ इसे 1 से 99 के स्केल पर नापते हैं। 1 से 99? जी। 80 से ऊपर की RS रेटिंग वाले स्टॉक्स अपने सेक्टर और पूरे बाजार के असली लीडर होते हैं। ये वो छात्र हैं जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हैं। हाँ। ओनील का मानना था कि जो स्टॉक पहले से मजबूत चल रहा है, उसके और मजबूत होने की संभावना ज्यादा होती है। अगला है आई, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, यानी म्यूचुअल फंड, बैंक और दूसरे बड़े वित्तीय संस्थानों के हिस्सेदारी। अर्जुन को लगा कि अगर बड़े और समझदार लोग पैसा लगा रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। और ये बहुत जरूरी है। नैस्डैक का एक विश्लेषण बताता है कि ये बड़े संस्थान किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले उसकी पूरी कुंडली खंगाल लेते हैं। मतलब उनकी पूरी रिसर्च टीम होती है? बिल्कुल। उनके संसाधन हमसे कहीं ज्यादा होते हैं, तो उनकी मौजूदगी एक तरह का स्टैंप ऑफ अप्रूवल है। ये स्टॉक को सट्टा शेयर से अलग करती है और मुश्किल समय में एक कुशन का काम भी करती है। और आखिर में एम, मार्केट डायरेक्शन, बाजार की दिशा, सबसे जरूरी। ओनील का एक बहुत मजबूत नियम था। 4 में से 3 स्टॉक बाजार की सामान्य दिशा में ही चलते हैं। हाँ। अगर बाजार ही गिर रहा हो तो सबसे अच्छी कंपनी का स्टॉक भी नीचे आ सकता है। मैं आपको अपना एक पुराना किस्सा बताती हूँ। बताइए। मैंने एक कंपनी में निवेश किया था जिसकी RS रेटिंग 95 थी, यानी वो बाजार का सचिन तेंदुलकर था। वाह। लेकिन मैंने एम, मार्केट डायरेक्शन को नजरअंदाज कर दिया। बाजार गिर रहा था और मेरा सचिन तेंदुलकर भी बाकी टीम के साथ आउट हो गया। अरे, लहरों के खिलाफ तैरना लगभग नामुमकिन है। इसलिए निवेश तभी करें जब बाजार एक मजबूत तेजी के रुख में हो, जिसे तकनीकी भाषा में कंफर्म्ड अपट्रेंड कहते हैं। तो कैन स्लिम की चेकलिस्ट से हमें एक बेहतरीन गाड़ी तो मिल गई। मजबूत इंजन है, मतलब अर्निंग्स, बढ़िया डिजाइन है, न्यू प्रोडक्ट, और सब उसे खरीदना चाहते हैं। डिमांड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गाड़ी में बैठना कब है? कहीं ऐसा ना हो कि हम तब खरीदें जब वो अपनी टॉप स्पीड पर हो और उसके बाद धीमी होने वाली हो। यहीं पर शायद टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स की भूमिका आती है ना? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। क्या खरीदें के बाद कब खरीदें सबसे अहम सवाल है, और इसके लिए ओनील ने चार्ट पैटर्न्स पर बहुत जोर दिया। उनका सबसे पसंदीदा पैटर्न था कप विथ हैंडल। कप विथ हैंडल। जब भी मैं ये चार्ट पैटर्न देखता हूँ मुझे हमेशा शक होता है। क्यों? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। ये सिर्फ आकृतियां नहीं है, ये बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं की लड़ाई की कहानी है। लड़ाई की कहानी? हाँ। सोचिए, एक स्टॉक तेजी से ऊपर गया। अब कुछ लोग मुनाफा बुक करना शुरू करते हैं, जिससे स्टॉक नीचे आता है और फिर एक जगह पर स्थिर हो जाता है। ये कप का निचला हिस्सा बनता है। ठीक है। यहाँ कमजोर निवेशक बाहर हो जाते हैं और मजबूत निवेशक टिके रहते हैं। फिर स्टॉक धीरे धीरे वापस ऊपर चढ़ना शुरू करता है, जहां से वो गिरा था। ये यू आकार का कप पूरा होता है। ठीक है, कप तो बन गया। अब ये हैंडल का क्या काम है? कप के ऊपरी किनारे पर पहुंचकर स्टॉक एक बार फिर हल्की सी गिरावट दिखाता है। ये आखिरी कोशिश होती है बाजार की बचे कुचे डरे हुए निवेशकों को बाहर निकालने की। ये छोटा सा पुलबैक हैंडल कहलाता है। अच्छा। और जब स्टॉक इस हैंडल के ऊपरी सिरे को तोड़कर, वो भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर निकलता है, तो ये एक कंफर्मेशन होता है। मतलब अब तेजी पक्की है। इसका मतलब है कि बेचने वाले अब खत्म हो चुके हैं और खरीदार पूरी ताकत से वापस आ गए हैं। ये ब्रेकआउट का सही समय होता है। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बाजार इतना सीधा साधा होता है? क्या बड़ी मछलियां यानी बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे पैटर्न को देखकर छोटे निवेशकों को फंसाने के लिए झूठा ब्रेकआउट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। तो उसे कैसे पहचाने? करती भी हैं। यहीं पर वॉल्यूम का महत्व सामने आता है। वॉल्यूम का? एक असली ब्रेकआउट में कीमत बढ़ने के साथ साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम में सामान्य से 40-50% या उससे भी ज्यादा का उछाल आता है। अगर कीमत बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं है,
तो वो एक खतरे की घंटी है, वो एक झूठा ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम दिखाता है कि इस मूव में बड़े खिलाड़ियों का पैसा लग रहा है। और कहानी में अर्जुन ने चार्ट्स को इसी कहानी की तरह पढ़ना सीखा। उसने एक स्टॉक में यही कप एंड हैंडल पैटर्न पहचाना, वॉल्यूम का कंफर्मेशन देखा, सही समय पर एंट्री ली और कुछ ही हफ्तों में 40% का मुनाफा कमाया। वाह! अब आते हैं सबसे मुश्किल लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। ओनील का एक नियम पत्थर की लकीर जैसा है। अगर कोई स्टॉक आपके खरीद मूल्य से 7% या 8% से ज्यादा नीचे गिर जाए तो उसे बिना किसी सवाल, बिना किसी भावना के बेच दें। और ये नियम मानना सबसे मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि ये वापस ऊपर आएगा। हम अपनी गलती मानना नहीं चाहते। लेकिन ये 7-8% का नियम थोड़ा सख्त नहीं लगता? कई बार तो बाजार में थोड़ी घबराहट होती है और अच्छे स्टॉक 10-15% गिरकर वापस तेजी से ऊपर आ जाते हैं। इस नियम से तो हम एक अच्छी रैली मिस कर सकते हैं। ये एक बहुत आम दुविधा है, लेकिन ओनील का तर्क था कि आपका पहला काम अपनी पूंजी को बचाना है, मुनाफा कमाना नहीं। पूंजी बचाना। हाँ, गणित बहुत सरल है। अगर एक स्टॉक 7% गिरता है तो उसे वापस आपके खरीद मूल्य पर आने के लिए लगभग 8% बढ़ना होगा। लेकिन अगर वो 50% गिर गया तो उसे वापस आने के लिए 100% बढ़ना होगा, जो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ये नियम आपको बड़े गड्ढों से बचाता है, भले ही कभी-कभी छोटी-मोटी तेजी छूट जाए। सही है। और यहीं पर निवेश और जुए का सबसे बड़ा फर्क साफ होता है। जुए में दांव हारने पर आपकी पूरी पूंजी 0 हो जाती है, लेकिन इस नियम से आप 7-8% के नुकसान पर निकलकर अपनी 92% पूंजी बचा लेते हैं, ताकि अब अगली बाजी खेल सकें। बिल्कुल। अर्जुन ने जो पहली बार नुकसान में अपना स्टॉक बेचा था तो उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने पैसा खोया लेकिन मैंने अपनी मानसिकता बचाई। क्या बात है। उसने अपनी उम्मीदों और अहंकार को किनारे रखकर सिस्टम का पालन किया। और यही सबसे बड़ी जीत है। ओनील का मानना था कि अगर आप CNSL-IM जैसी प्रणाली से मजबूत कंपनियां चुनते हैं तो स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ने की संभावना वैसे ही कम हो जाती है। अच्छा। लेकिन जब जरूरत पड़े तो इसे काटने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर लगता है कि ये सिर्फ फॉर्मूले या चार्ट्स का खेल नहीं है, ये एक खास तरह की मानसिकता की मांग करता है। बिल्कुल। गुड रीड ग्रेट नॉलेज नाम के YouTube चैनल पर एक बहुत अच्छी कहानी है। एक प्रोफेसर अपने छात्रों से मछली पर एक रिपोर्ट लिखने को कहते हैं। छात्र लाइब्रेरी जाकर मछली पर लिखी सारी किताबें पढ़ डालते हैं और एक शानदार रिपोर्ट तैयार करते हैं। प्रोफेसर रिपोर्ट पढ़कर नाराज हो जाते हैं। नाराज क्यों? वो कहते हैं, अगर तुम्हें मछली के बारे में जानना है तो सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं, तालाब के किनारे जाकर उसे घंटों देखना होगा। क्या बात है। इसका सीधा संबंध शेयर बाजार से है ना? सिर्फ दूसरों की राय, टीवी की टिप्स या अफवाहों पर भरोसा करना, ये लाइब्रेरी में बैठकर मछली के बारे में पढ़ने जैसा है। बिल्कुल। एक असली निवेशक को खुद कंपनियों का विश्लेषण करना सीखना होगा, खुद चार्ट्स देखने होंगे, खुद रिपोर्ट्स पढ़नी होंगी।